यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच्चा प्यार वाकई सब कुछ बदल सकता है। क्या हालात और समाज की दीवारें दो सच्चे दिलों को अलग कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की प्रेम कहानी। रात का वक्त था। किचन से तड़के हुए घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गैस पर तवा चढ़ा था। नीलम जी पराठे सेकते हुए बीच बीच में रसोई से बाहर झांक लेती। अरे मानव बेटा, कितनी बार कहाँ है, मोबाइल छोड़कर पहले खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा सब। मानव सोफे पर बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, जैसे दुनिया की सारी बातें आज उसी के लिए बनी हों। हाँ मम्मी, बस 2 मिनट, यह बिजनेस कॉल भी ले लूं, फिर खा लूंगा, बस 2 मिनट, 2 मिनट। नीलम जी ने गुस्से और प्यार के मिले जुले सुर में कहा, यही तुम्हारा रोज का है बेटा। वो पराठे की प्लेट लेकर आईं और उसके सामने रखते हुए बोली, लो गर्मा गर्म गोभी के पराठे, चटनी वहीं रखी है, खुद निकाल लेना। मानव ने प्लेट की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, वाह मम्मी, आज तो मूड बना दिया आपने। हाँ, मूड तो रोज बना देती हूं, बस तू ही है जो अपने मूड से सब बिगाड़ देता है। नीलम जी ने हाथ कमर पर रखते हुए उसे घूरा। अब क्या हुआ मम्मी? मानव ने चौंकते हुए पूछा। क्या हुआ? नीलम जी की आवाज थोड़ी तेज हो गई। अरे बेटा, अब यह लड़की भी तुझे पसंद नहीं है? आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? मानव ने अचानक खाना बीच में ही रोक दिया। फिर शुरू हो गई आप? हाँ, फिर शुरू हो गई, नीलम जी ने झट से जवाब दिया। आखिर मेरे बताए हुए रिश्तों में तुम्हें क्या खोट नजर आती है बेटा? अच्छा खासा पढ़े लिखे हो, भगवान की कृपा से बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इकलौते बेटे हो मेरे, और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी है कि तुम्हारे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है। मम्मी प्लीज, मानव ने गहरी सांस ली। मुझे शादी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। फिर कब? जब मैं बुढ़ापे की लाठी लेकर घूमूंगी, नीलम जी ने रसोई की ओर मुड़ते हुए कहा। पड़ोस की चमेली जी का बेटा सचिन तुझसे 2 साल छोटा है, उसकी सगाई अगले हफ्ते है। वो कल ही बुलावा देने आई थी, मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाई। मजाक में कह रही थी, अगर मानव के लिए लड़की चाहिए तो बताना, मेरे बेटे ने जो रिजेक्ट की थी वह अब भी मेरे पास है। मानव ने मोबाइल बंद कर दिया। थोड़ा झल्लाते हुए बोला, मम्मी यह सब बातें रहने दीजिए, मुझे इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है? नीलम जी ने झट से टोका। तो क्या अब सारी उम्र अकेले रहोगे? बेटा, मां की भी कोई चिंता होती है, जब अपने ही बेटे की बात पर लोग ताने मारते हैं ना, तो कितना बुरा लगता है। मानव ने नजरें झुका लीं, फिर बोला, मम्मी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जब वक्त आएगा मैं खुद बता दूंगा। मतलब कोई है? नीलम जी ने शक भरी नजरों से देखा। अगर कोई लड़की है तेरी जिंदगी में तो बता देना बेटा, मैं वही रिश्ता पक्का कर दूंगी। बस इतना तो भरोसा रख मेरी ममता पर। बेटा, कब तक अपनी मां का यूं मजाक उड़वाता रहेगा? मानव ने हैरान होकर पूछा। क्या मतलब मम्मी, अब क्या हुआ? नीलम जी ने आगे कहा, बेटा मोहल्ले की सभी औरतें पूछती हैं, नीलम जी बहू कब ला रही हैं? अब बता, मैं क्या जवाब दूं? उन्होंने हंसने की कोशिश की, पर आवाज में छिपी झुंझलाहट साफ थी। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी लोग तो बहुत कुछ पूछते हैं, आप क्यों टेंशन लेती हैं? टेंशन क्यों ना लूं, मैं तेरी मां हूं। नीलम जी की आवाज इस बार थोड़ी तेज हो गई। बेटा, इस साल तक मुझे इस घर की बहू चाहिए ही चाहिए। तेरी दीदी ने भी एक लड़की बताई है, बहुत अच्छे घर की है, सुंदर संस्कारी भी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। कहो तो आज ही बात आगे बढ़वा दूं? मानव ने झट से पराठा प्लेट में रख दिया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, अरे मम्मी प्लीज, आप चुप रहिए ना, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। नीलम जी ने गुस्से में थाली में रखी चम्मच जोर से रख दी। मानव, तू समझ क्यों नहीं रहा? उम्र निकल रही है तेरी, आजकल के बच्चे तो तेरी उम्र में 2-2 बच्चों के बाप बन जाते हैं। मानव ने आंखें बंद करते हुए सिर झुका लिया, जैसे किसी भारी बात से बचना चाहता हो। मम्मी प्लीज, यह बातें अभी रहने दीजिए, मेरे पास बहुत काम है, आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वह कुर्सी से उठने ही वाला था कि पीछे से नीलम जी ने ऊंची आवाज में कहा,
अगर कोई लड़की तेरी जिंदगी में है तो बता देना, मैं मना नहीं करूंगी, उसे ही पसंद कर लूंगी। मानव कुछ पल के लिए रुक गया। मां की आवाज में नाराजगी नहीं, एक दर्द झलक रहा था, एक अकेलेपन का डर। पर उसने बिना कुछ कहे नजरें झुकाईं और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और पलंग पर लेट गया। छत की ओर देखते हुए बस यही सोचता रहा, मम्मी समझती क्यों नहीं? हर चीज की अपनी टाइमिंग होती है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। बाहर से नीलम जी की धीमी आहटें आ रही थीं। वह बड़बड़ाते हुए कह रही थीं, ना जाने क्या सोचता रहता है लड़का, अब तो भगवान ही इसका भला करे। और कमरे के अंदर मानव की आंखों में हल्की बेचैनी थी, जैसे वह किसी अनकहे राज को अपने भीतर दबाए बैठा हो। कमरे की खामोशी में सिर्फ पंखे की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। मानव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन मन उसका कहीं और चला गया था, बहुत पीछे, उन दिनों में जब जिंदगी आसान थी और दिल मासूम। उसने आंखें बंद की और यादों की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगीं। कॉलेज की भीड़, कैंटीन की हंसी और एक चेहरा, हर्षिता का चेहरा। वो यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन की बात थी। नई किताबों की खुशबू, चारों ओर उत्साह का माहौल। मानव ने पहली बार हर्षिता को देखा था। सफेद सलवार कुर्ते में, बालों को हल्के से पीछे बांधे, आंखों में शर्म और होठों पर हल्की मुस्कान। वो पल जैसे थम गया था। मानव ने अनजाने में अपने दोस्त सलमान से कहा, यार वो लड़की कौन है, पहली बार देखी है कॉलेज में? सलमान मुस्कुराया, अरे वो, उसका नाम है हर्षिता। मानव की निगाह वहीं ठहर गई थी। उसे खुद नहीं पता था कि हर्षिता की मासूमियत, उसकी सादगी और बात करने का सलीका उसके दिल में घर कर चुका है। कुछ हफ्ते गुजरे, क्लासेस के बीच नजरें मिलने लगीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन के कोने में। और एक दिन हर्षिता ने खुद मुस्कुरा कर कहा, आप हर दिन लाइब्रेरी में मेरे पीछे क्यों बैठते हैं? मानव झेंप गया, हंसते हुए बोला, अरे नहीं, बस यूं ही, यहां की सीट पर नेटवर्क अच्छा आता है। हर्षिता हंस पड़ी, नेटवर्क के बहाने तो बहुत लोग ढूंढते हैं, पर आपकी वजह कुछ और लगती है। दोनों की हंसी गूंज उठी और वहीं से एक दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वह दोस्ती कुछ और बनने लगी। क्लास खत्म होने के बाद घंटों कॉलेज के गेट के बाहर खड़े रहना, चाय की छोटी दुकान पर साथ में चाय पीना और फिर एक दूसरे से कल मिलते हैं कहना, यह सब अब रोज का हिस्सा बन गया था। एक दिन बारिश हो रही थी, पूरा कैंपस भीग चुका था। मानव ने देखा कि हर्षिता बिना छतरी के दौड़ रही थी। उसने अपना रेन कोट निकालते हुए कहा, अरे रुको हर्षिता, ऐसे भीग जाओगी। तो भीग जाने दो ना, उसने हंसते हुए कहा। बारिश में भीगना मुझे अच्छा लगता है। मानव ने कहा, मुझे नहीं, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ी तो क्लास कौन अटेंड करेगा मेरे साथ? हर्षिता कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तो इतना ख्याल रखते हो मेरा? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, ख्याल नहीं, अब तो आदत बन गई हो तुम। और हर्षिता की आंखें झुक गईं। उसी पल दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह एहसास पढ़ लिया था जिसे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद कैंटीन के उसी कोने में जहां दोनों पहली बार बैठे थे, मानव ने कहा, हर्षिता, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है तो मान लोगी? हर्षिता ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो कब से मान चुकी हूं मानव, बस तुमने देर कर दी कहने में। और दोनों हंस पड़े। उस दिन कॉलेज के पेड़ के नीचे हवा में भी कुछ खास था। वह दोनों देर तक बैठे रहे और दिल में हजारों ख्वाब बुन लिए। मानव की आंखों के सामने अब कॉलेज का वही पुराना बरगद का पेड़ उभर आया था जहां हर शाम हर्षिता उसके साथ बैठी थी। किताबें खुली रहती, लेकिन बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। शाम के 4 बज रहे थे। कॉलेज की घंटी बज चुकी थी, लेकिन मानव और हर्षिता को जैसे वक्त का होश ही नहीं था। पेड़ के नीचे बैठी हर्षिता ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो मानव, मैं जब भी बोर होती हूं ना तो तुम्हारा नाम लिखती रहती हूं, हर बार अलग अलग स्टाइल में। मानव ने उसकी नोटबुक झपट ली और हंसते हुए बोला, अरे वाह, मुझे तो नहीं पता था कि मेरा नाम भी किसी की डायरी में जगह बना चुका है। हर्षिता ने शर्माते हुए कहा,
क्यों नहीं बनाता? आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो हो। बस दोस्त हो? मानव ने धीमी आवाज में पूछा। हर्षिता ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराई। अगर दोस्त से बढ़कर कुछ कह दूं तो क्या तुम मान लोगे? मानव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तो पहले ही मान चुका हूं हर्षिता, बस सुनना चाहता था तुमसे। दोनों की हंसी बरगद की पत्तियों में गूंज उठी। उस दिन से दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। अब हर सुबह मानव की शुरुआत हर्षिता के मैसेज से होती। गुड मॉर्निंग मिस्टर सीरियस, आज भी क्लास में देर से मत आना। और जवाब में मानव लिखता, अगर तुम पहले आ गई हो तो मैं उड़कर भी पहुंच जाऊंगा। क्लास में प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते। हर्षिता अपने बालों को कान के पीछे करती और मानव को बस वहीं देखना होता। कभी नोटबुक में एक छोटा सा दिल बनाकर मानव उसकी ओर सरकाता तो हर्षिता मुस्कुराकर वहीं पन्ना फाड़कर अपने बैग में रख लेती। एक बार कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। हर्षिता को डांस परफॉर्मेंस के लिए चुना गया था। वह हल्के नीले रंग के परिधान में आई और जब मंच पर नाची, मानव को लगा जैसे पूरी भीड़ गायब हो गई हो, बस वह और हर्षिता रह गए हों। शो खत्म हुआ तो भीड़ के बीच से निकलकर मानव ने उसे गुलाब दिया। हर्षिता, आज तुम सच में सबसे खूबसूरत लगी। हर्षिता मुस्कुराई। आज ही? बाकी दिनों में नहीं लगती क्या? बाकी दिनों में भी लगती हो, लेकिन आज तो दिल ही जीत लिया है तुमने। दिल तो कब का तुम्हारे पास है मानव, हर्षिता ने धीरे से कहा और नजरें झुका लीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद भी मानव हर्षिता को घर छोड़ने जाता। रास्ते में ठेले से भेल या कुल्फी खाते। वे छोटी छोटी बातों में घंटों खोए रहते। एक शाम हर्षिता ने पूछा, मानव, अगर कभी मैं बहुत दूर चली जाऊं तो याद रखोगे मुझे? मानव ठिठक गया। ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम जाओगी कहां? मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। हर्षिता की आंखों में हल्की नमी थी। बस ऐसे ही पूछा। कभी कभी डर लगता है ना कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मानव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हर्षिता, अब यह जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता। अगर तुम दूर हो गई तो शायद मैं खुद को ही खो दूंगा। हर्षिता मुस्कुराई। तो वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वादा, मानव ने कहा और उसकी हथेली को कसकर थाम लिया। बरगद की पत्तियां हवा में झूम उठीं, जैसे वह भी इस वादे की गवाह बन गई हों। अब जीने मरने की कस्में खाई गईं, कसम साथ रहने की, चाहे हालात कैसे भी हों। मानव ने उसका हाथ जोर से पकड़कर कहा था, हर्षिता, अब जो भी होगा हम दोनों साथ रहेंगे। तुम मेरी जिंदगी की आखिरी और पहली कहानी हो। हर्षिता ने सिर झुकाकर कहा, और तुम मेरी किस्मत का सबसे प्यारा हिस्सा। इतना याद करते ही मानव की आंखें नम हो गईं। उसने करवट बदली, लेकिन नींद कोसों दूर थी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर सब इतना सच्चा था तो आज वह कहां है? वह दिन थे जब जिंदगी बेहद खूबसूरत लगती थी। न कोई जिम्मेदारी, न कोई डर, सिवाय एक डर के, कहीं कोई देख ना ले। मानव मुस्कुराया जब उसे वह दिन याद आए, जब वह हर सुबह हर्षिता के अपार्टमेंट के नीचे बाइक लेकर खड़ा रहता था, दिल में हल्की बेचैनी और आंखों में उम्मीद लिए। सर्दियों की हल्की ठंड थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। सड़क के किनारे नाश्ते वाले की साइकिल की घंटियां बज रही थीं और उसी भीड़ में मानव अपनी बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहता। हर रोज जैसे उसका दिन वहीं से शुरू होता था, हर्षिता की एक झलक से। कुछ ही मिनटों में अपार्टमेंट के गेट से हर्षिता दिखाई देती, बाल खुले, बैग कंधे पर और चेहरा बिना मेकअप के। लेकिन उसकी सादगी में कुछ ऐसा था कि मानव हर बार खो जाता था। जैसे ही उसकी नजर मानव पर पड़ती, हर्षिता झट से इधर उधर देखने लगती। मानव, तुम फिर आ गए, वह धीमी आवाज में कहती, चेहरे पर हल्की घबराहट और आंखों में छिपी खुशी। मानव मुस्कुराता, अगर नहीं आता तो दिन कैसे शुरू होता? हर्षिता, पता है ना, अगर किसी ने देख लिया तो घर पर कितना बवाल होगा। हर्षिता की आवाज में हमेशा वह डर झलकता था। घर वाले सख्त थे और हर्षिता के पिता तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। मानव ने कहा, डरो मत हर्षिता। मैंने कहा ना, कोई नहीं देखेगा। तुम बस थोड़ा आगे वाली बस स्टॉप पर उतर जाना,
मैं वहां से ले लूंगा। हर्षिता ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मानव, अगर किसी दिन पकड़े गए ना तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी। मानव हंस पड़ा। अरे वाह, प्यार भी गुप्त है, एजेंटों वाला। हर्षिता मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन प्यार गुप्त चल रहा है। दोनों हंस पड़े, लेकिन दोनों जानते थे इस हंसी के पीछे एक सच्चा डर छिपा था। जैसे ही हर्षिता बस में चढ़ती, मानव अपनी बाइक स्टार्ट कर देता और अगले बस स्टेशन पर जाकर इंतजार करता। कभी कभी उसे बस देर से आती दिखती तो वह बेचैन हो उठता, और जब बस रुकती और हर्षिता उतरकर उसकी ओर देखती तो मानव के चेहरे पर वही सुकून लौट आता। लेट हो गई आज, हर्षिता बोलती हेलमेट लेते हुए। हाँ पता है, ज्यादा बातें मत करो, चलो कॉलेज लेट हो जाएगा। वो झिझकती, पर आवाज में प्यार घुला होता। मानव हंसते हुए बाइक दौड़ा देता। हवा उनके चेहरों से खेलती और दोनों जैसे उस पल में खो जाते। कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में दोनों के अपने अपने छोटे रिवाज थे। एक पुरानी मिठाई की दुकान जहां से समोसे खाते, एक मंदिर जहां हर्षिता हर दिन चुपचाप सर झुकाती। एक दिन हर्षिता ने बाइक पर बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, मानव, कभी कभी लगता है जैसे हम कोई अपराध कर रहे हों। मानव ने हैरान होकर पूछा, प्यार भी अपराध है क्या? नहीं, प्यार नहीं, हर्षिता बोली, लेकिन समाज में लोग ऐसे सोचते हैं। पापा जान गए तो शायद मुझे पढ़ने भी ना दें। मानव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर्षिता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, चाहे जो भी होगा साथ झेल लेंगे। हर्षिता ने उसकी पीठ पर सिर रख दिया। तो बस यही भरोसा बनाए रखना, बाकी दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मानव ने बाइक थोड़ा धीमे चलाई थी, शायद इसीलिए कि वह चाहता था यह रास्ता, यह पल कभी खत्म ना हो। मानव के लिए हर्षिता हमेशा एक रहस्य रही थी। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी थकान रहती थी। वह बातें करती थी, लेकिन कभी अपने घर या परिवार की नहीं। कई बार मानव ने सोचा कि पूछूं, हर्षिता, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? पर हर बार हर्षिता बस मुस्कुरा कर कह देती, सब ठीक है, बस घर थोड़ा अशांत है। पर एक दिन शायद वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कॉलेज के बाद दोनों कैंटीन के पीछे वाले छोटे बगीचे में बैठे थे, जहां अक्सर स्टूडेंट शाम को बातें किया करते थे। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और पेड़ों के बीच से आती धूप जैसे दोनों के चेहरों को सुनहरा कर रही थी। मानव ने धीरे से पूछा, हर्षिता, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? हर्षिता ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुका लीं, क्योंकि अंदर से थक चुकी हूं। मानव ने हैरानी से पूछा, मतलब? हर्षिता ने एक लंबी सांस ली और शायद पहली बार उसने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। मेरी मम्मी नहीं है, मानव, बचपन में ही चली गई। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं कि उनका चेहरा कैसा था। मानव चुप हो गया। वो धीरे से बोला, मुझे माफ करना हर्षिता, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, हर्षिता ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी बड़ी मम्मी ने ही पाला है हम तीनों को, मैं और मेरे दोनों भाई। वो बहुत सख्त हैं, लेकिन मैं जानती हूं उन्होंने जो किया अपने फर्ज से किया। फिर भी तुम कुछ कह रही थी, घर में शोर है? मानव ने धीरे से पूछा। हर्षिता की आवाज थोड़ी भारी हो गई। हाँ, हमारे घर में औरतों की कोई सुनवाई नहीं होती। बड़ी मम्मी हो या भाभियां, सब किसी ना किसी डर में जीती हैं। पापा राजनीति में हैं, सारा वक्त लोगों के बीच रहते हैं, पर घर में जैसे हम सिर्फ एक दिखावे का हिस्सा है। कभी कभी सोचती हूं, क्या सच में औरत होना इतनी बड़ी गलती है? मानव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, पर वो अब भी अपने चेहरे पर संयम रखे थी। हर्षिता, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम यह सब अकेले क्यों झेल रही हो? हर्षिता ने धीमी हंसी में कहा, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं। अब तक मानव का दिल पिघल गया था। अब तो मैं हूं ना, उसने कहा। हर्षिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार भरोसे की चमक थी। पता है मानव, कई बार जब घर में सब मिलकर हंसते हैं तो मैं सोचती हूं, क्या मुझे भी कभी कोई अपना मिलेगा जो मुझे समझेगा? अब लगता है मिल गया। मानव ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा।
और मैं वादा करता हूं हर्षिता, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। अब सूरज ढल चुका था, कैंपस खाली होने वाला था। हर्षिता ने अपने आंसू पोंछे। चलो मानव, घर चलना चाहिए, वरना फिर सब पूछेंगे कि लेट क्यों हुई। मैं हूं ना, छोड़ दूंगा, मानव ने कहा। हर्षिता ने धीरे से मुस्कुराया। पता है, जब तुम साथ चलते हो ना तो रास्ते छोटे छोटे लगते हैं, मानव ने उसकी ओर देखते हुए कहा। और जब तुम साथ होती हो तो जिंदगी आसान लगती है। हर्षिता अपने परिवार में ही घुट घुट कर रहती थी। हर्षिता के करीब कोई भी नहीं था जिससे वह अपने दुख दर्द बांट सके। इसीलिए हर्षिता घर पर किसी से भी बात नहीं करती थी। शायद यही कारण था कि हर्षिता बहुत कम बोलती थी। क्लास लगभग खत्म हो चुकी थी। अब कैंपस में पहले जैसी चहल पहल नहीं रही थी। हर कोई अपनी किताबों में डूबा था, एग्जाम की तैयारियों में लगा था। पर मेरे भीतर कोई और ही हलचल थी। एक अनकही बेचैनी, एक डर जो जाने क्यों हर्षिता के जाने से पहले ही मेरे दिल में घर कर गया था। उस दिन कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर हम दोनों मिले थे। हर्षिता हमेशा की तरह सूट में थी, बाल खुले हुए, चेहरा थोड़ा थका थका, मगर फिर भी वही सादगी, वही मासूम मुस्कान। मैं बाइक के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। वो आई तो बोली, मानव, आज तुम कुछ चुप चुप लग रहे हो। मैं मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं, अब एग्जाम के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ये कॉलेज की गलियां, ये कैंटीन, ये बाइक की सवारी, सब याद आएगा। हर्षिता मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में भी नमी सी थी। हाँ, और शायद मैं सबसे ज्यादा याद आऊंगी तुम्हें। मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हारा तो मैं हिस्सा हूं हर्षिता, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। हवा में जैसे कोई अनकही बात तैर रही थी। फिर अचानक हर्षिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मानव, मैं सोच रही हूं एग्जाम के बाद पापा से बात करूं हमारे बारे में। मैंने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, सच में? वो बोली, हाँ, अब सब कुछ छुपाना ठीक नहीं है। मैं जानती हूं कि पापा सख्त हैं, पर अगर उन्हें पता चले कि मैं किसी ऐसे इंसान को पसंद करती हूं जो सच्चा है, जिम्मेदार है, तो शायद वह मान जाए। मैंने हल्की हंसी में कहा, शायद। पर भीतर कहीं डर की लहर दौड़ गई थी। हर्षिता के घर का माहौल, उसके पापा की राजनीति, परिवार का रुख, सब मुझे पता था। हर्षिता ने मेरा हाथ थामा। मानव, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वादा करो, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। मैंने बिना सोचे कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा हर्षिता, जब तक सांस चलेगी तेरे साथ रहूंगा। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक चमक के साथ हल्का डर भी था, जैसे वो कुछ महसूस कर रही हो, आने वाले तूफान की आहट। अब चलती हूं, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, उसने कहा और अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए जाने लगी। मैंने उसे जाते हुए देखा, कदम धीमे धीमे दूर जाते हुए। हवा में उसके दुपट्टे की सरसराहट अब भी मेरे आसपास थी। पता नहीं क्यों उस दिन दिल बार बार कह रहा था, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात है। 20 दिन बाद हर्षिता का एग्जाम था। सड़क के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। सुबह का सूरज हल्का हल्का चमक रहा था। मैं अपनी बाइक पर खड़ा था, जैसे हर रोज खड़ा रहता था, लेकिन उस दिन दिल का धड़कना और भी तेज था। आज जल्दी आई या नहीं, मैं खुद से पूछ रहा था। शायद एग्जाम का तनाव हो या फिर पहले ही चली गई होगी। मैं लगातार अपार्टमेंट की ओर देख रहा था, लेकिन हर्षिता का कोई अता पता नहीं था। हर बार की तरह मैंने पॉकेट में रखा मोबाइल निकालकर उसे कॉल किया, लेकिन फोन बंद दिखाई दे रहा था। अरे क्या हुआ हर्षिता को, मैंने खुद से कहा। इतनी देर, अब जाकर कॉलेज तो पहुंच ही गई होगी। मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैंने तय किया कि अब यूनिवर्सिटी जाकर देखूंगा। एग्जाम के लिए सभी छात्रों को बोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना था, जो कुछ दूरी पर थी। मैं पहुंच गया, यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा हो गया। हर आने जाने वाले स्टूडेंट की नज़र मेरे ऊपर थी, लेकिन मेरी नज़र बस एक ही जगह टिक गई थी। गेट पर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा। मैं लगातार वहीं खड़ा रहा। तनाव, बेचैनी और डर तीनों मेरे दिल में घर कर चुके थे। अंत में मैंने निर्णय लिया, मैं गेट के अंदर जाकर उसकी तलाश करूंगा। मुझे पता नहीं क्यों दिल मेरा बेचैन हो रहा था।
कहीं हर्षिता को कुछ हुआ तो नहीं? मैं खुद से बड़बड़ाया। मैंने लाइब्रेरी, क्लासरूम और एग्जाम हॉल के आसपास देखना शुरू किया। हर कोने में उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मानव को डर सताने लगा कि कहीं हर्षिता के घर वालों ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। उसने हर्षिता का फोन भी ट्राई किया, मगर वह बंद दिख रहा था। अब जैसे ही मानव हर्षिता के अपार्टमेंट के अंदर गया, उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। दरवाजे पर ताला देखकर उसके पैरों की ठिठुरन बढ़ गई। मन में डर बैठ गया। उसने आसपास के पड़ोसियों से बात करने का फैसला किया। पड़ोसियों से हर्षिता का दूर का रिश्तेदार बनकर पूछा तो उन्होंने कहा, पूरा परिवार गांव गया। मैंने पूछा, क्यों? अरे गजब है, तुम्हारे ही परिवार में शादी है और तुम्हें नहीं पता। अरे हर्षिता की शादी है। जैसे ही मैंने हर्षिता और शादी शब्द सुने, एक पल में घबरा गया। मेरा सिर घूमने लगा। मैं वहां से चला गया। सड़क पर खड़ा होकर मैं बस सोच रहा था, 20 दिन पहले हम साथ थे और अब अचानक सब कुछ बदल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। यह कैसे हो गया? मैंने उसे खो दिया। मैंने मोबाइल निकाला, उसे फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन अब भी बंद रहा था। हवा में ठंडक थी, पर मेरे शरीर में आग सी लगी थी। बाइक पर बैठा मन में उलझन के साथ घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या अब हमारी राहें कभी फिर से मिलेंगी? घर लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से आती हल्की हवा भी मुझे ठंडक नहीं दे पा रही थी। उस दिन से मानव की हर सुबह कुछ भारी सी लगने लगी। बिस्तर से उठना मुश्किल, दिन भर उदासी में डूबा और हर काम अधूरा सा लगने लगा। रात को भी नींद ठीक से नहीं आती थी। कभी कभी वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता और सोचता, हर्षिता कहाँ है? क्या खुश है? क्या मुझे भी भूल गई? खाने पीने में भी अब मानव का मन नहीं लग रहा था। रोज सुबह नीलम जी खाने की प्लेट सामने रखती, लेकिन मानव सिर्फ नजर दौड़ाकर उसे टाल देता। मानव बेटा, कुछ खा तो लो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? नीलम जी ने एक दिन डिनर टेबल पर धीरे से पूछा। मानव ने हल्की आवाज में कहा, मम्मी, अभी मेरा मन कुछ खाने का नहीं है। दिन ब दिन मानव का मन उदासी में डूबता गया। दोस्त प्रमोद ने उसे कई बार समझाया, मानव यार, हर्षिता को भूल जाओ, वह तुम्हारे नसीब में नहीं थी। अब तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मानव सुनकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। हर पल उसका दिमाग हर्षिता की यादों में उलझा रहता। कभी उसकी हंसी, कभी उसका मासूम चेहरा आंखों के सामने आता। अब पूरे 6 महीने बीत चुके थे। उस दिन मानव जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे हर्षिता की सहेली ने बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसने मुझे धीरे से अपना मोबाइल थमाते हुए कहा, मानव लो, हर्षिता तुमसे बात करना चाहती है। उसने फोन अपने कान से लगाया। हाथ हल्के कांप रहे थे। उसके चेहरे पर अचानक चमक सी आ गई। हेलो हर्षिता, उसने धीरे से कहा। फोन के दूसरी तरफ हर्षिता की आवाज आई, मानव, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहती हूं कि तुम अब सब भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। अलविदा। मेरे होठों पर एक झटका सा लग गया। मैंने कहा, हर्षिता रुको, कम से कम एक बार तो मेरी बात सुनो। लेकिन वह पहले ही बोल चुकी थी, मानव अब कुछ नहीं, अलविदा। और उसने फोन रख दिया। मेरे हाथ में फोन रह गया, लेकिन कानों में उसकी आवाज की गूंज अब भी बज रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। बाहर हल्की हवा थी, लेकिन मेरे दिल में तूफान था। 6 महीने की दूरी, 6 महीने की उम्मीदें और अब अचानक हर्षिता की खुशियों की खबर। मैंने अपने आप से कहा, सब खत्म। अब मैं उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दूंगा। लेकिन मन के अंदर का दर्द, उसकी यादें और वह पल जब हम साथ थे, सब एक साथ मेरे सामने आ गए। अब वर्तमान में अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरे में मेरी आंख खुल गई थी और मैं अतीत से वापस वास्तविकता में आ गया। बिस्तर पर लेटते हुए मैं खुद से कह रहा था, हर्षिता अब सच में अलविदा। अब आगे बढ़ना ही होगा। अपनी जिंदगी में फिर से खुशी ढूंढनी होगी। धीरे धीरे 2 साल बीतते गए। वह अपने काम को बढ़ा रहा था। आखिरकार एक और दोस्त ने सलाह दे डाली, मानव अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी को संभालो।
हर्षिता अपनी जिंदगी में खुश है और तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक यूं पिछले दिनों में ही जीते रहोगे? जस्ट मूव ऑन। मैंने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन अनुराग कैसे भुला दूं? अनुराग ने हाथ रखकर मेरी पीठ थपथपाई। यादें नहीं भूलती मानव, यादें हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका दर्द कम किया जा सकता है और आगे बढ़कर अपनी खुशियां पाई जा सकती हैं। देखो, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, इतना सब कुछ है तुम्हारे पास। हर्षिता के बिना भी जिंदगी है, धीरे धीरे ही सही। मैंने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। घर में भी मानव पहले की तरह उदास नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे उसकी हंसी लौट आई। और इस दिन से मानव ने न केवल हर्षिता को भुलाना शुरू कर दिया, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाना भी शुरू कर दिया। इस बार मां को भी मानव कुछ बदला बदला सा लगा। रक्षाबंधन का दिन था। घर में मिठाई की महक फैल रही थी। सरिता, मानव की बड़ी बहन, हमेशा की तरह तेज तर्रार और चुलबुली थी। मुहूर्त से राखी बांध लेने के बाद उसने तुरंत मौका पकड़ लिया। अरे पापा, अब तो मैं थक चुकी हूं यह रिश्ता रिश्ता देख देख कर। अब आप ही पूछ लीजिए कि कैसी लड़की चाहिए इसे। मजाक मजाक में कह रही हूं, लेकिन सच में अब तय करूं, भाई के लिए सही लड़की कौन है? मानव थोड़े असहज होकर बगल में खड़ा था। सरिता, मत करो यार, आज का दिन तो थोड़ा शांत हो। नीलम जी भी बीच में ही बोल पड़ी। अरे, तेरी बुआ ने भी एक रिश्ता बताया है। लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, हमें बहुत पसंद आई है। अब देखो, तुम्हें भी देखना चाहिए। नीलम जी ने अपने मोबाइल से लड़की की फोटो निकालकर सरिता को दिखाई। वाह वाह मम्मी, यह तो अब तक के जितने भी रिश्ते आए उनमें से सबसे अच्छी है। देख छोटे, देख। और फोन का स्क्रीन मानव के चेहरे पर दिखाने की कोशिश करने लगी सरिता। मम्मी, हो गया ना रक्षाबंधन, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। मानव अपनी बहन के हरकतों से असहज होकर बोला। हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया है। जाओ, अकेले में देखो लड़की की फोटो, और हां, कहना मत भूलना। कई दिनों की उलझनों और विचारों के बाद मानव को अब अपने भीतर साफ महसूस होने लगा था कि वह अपने और अपने परिवार के साथ गलत कर रहा है। सबकी खुशियों और उम्मीदों को नजरअंदाज करना सही नहीं था। कमरे में अकेले बैठा मानव ने पहली बार मनीषा की फोटो ध्यान से देखी। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी और चेहरे पर हल्की सी शर्मीली चमक ने मानव के दिल को छू लिया। मानव ने खुद से कहा, अब और इंतजार नहीं, यह सही समय है आगे बढ़ने का। मुझे यह मौका अपनाना चाहिए। दिल में हल्की हल्की गर्माहट और उम्मीद के साथ मानव ने निर्णय लिया। शाम को सभी बैठक में बैठे थे। नीलम जी ने उत्सुकता से पूछा, तो बेटा, मनीषा कैसी लगी? बात चलाऊं? काफी देर चुप रहने के बाद मानव ने धीरे से कहा, हाँ। घर में एक हल्की खामोशी के बाद अचानक खुशियों की लहर दौड़ गई। सरिता जोर से खुश होकर चिल्लाई, वाह, आखिरकार भाई ने मान ही लिया। नीलम जी की आंखों में भी चमक थी। उन्होंने मानव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अब हमारी खुशी पूरी हुई। सही लड़की मिली और सही समय पर बेटा तैयार भी हो गया। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, अब सही दिशा में कदम बढ़ा। सरिता ने चुटकी लेते हुए कहा, तो भाई, अब अगले हफ्ते से ही शादी की तैयारियां शुरू करूं। मुझे तो अब से ही उत्सुकता हो रही है। मानव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ अच्छे से करेंगे। अब सिर्फ खुशियां बांटनी है। घर में हल्की हल्की हंसी और खुशी की खनक फैल गई और लड़की वालों को भी यह रिश्ता पसंद आया। महीने भर की तैयारियों और बातों के बाद मानव और मनीषा की सगाई का दिन आ गया। नीलम जी खुशी से कह रही थी, बहुत खुश हूं मैं। सरिता मानव की ओर देखकर चुटकी लेते हुए बोली, अरे भाई, अब तो पूरी तैयारी है। देखो, मनीषा कैसे तुम्हारे लिए मुस्कुरा रही है। अब तुम्हें भी मुस्कुराना चाहिए। मानव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह अब धीरे धीरे मनीषा के करीब खुद को महसूस कर रहा था। सगाई के कुछ दिन बाद मानव ने महसूस किया कि अब उसका दिल मनीषा की ओर खींच रहा है। वह समझ गया कि हर्षिता की यादें अब पूरी तरह पीछे छूट चुकी हैं। उसने अपने आप से कहा, अब मैं अपने नए सफर के लिए तैयार हूं। नई जिंदगी, नई खुशियां
और मनीषा के साथ अपनी दुनिया बनाऊंगा। मानव की नजरें अब अपनी आने वाली पत्नी में थीं। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका संयम मानव के दिल को धीरे धीरे जीत रहे थे। सगाई का यह महीना मानव के लिए नई उम्मीदें और नए सपनों से भरा था। अब वह पूरी तरह से अपने जीवन की नई राह पर निकल चुका था। शादी की तारीख तय होते होते घर में हलचल और उत्साह का माहौल फैल गया। नीलम जी ने मानव से कहा, बेटा, अब जल्दी जल्दी सब चीजें तय करनी है। मनीषा के लिए साड़ियों का चुनाव, गहनों की डिजाइन, मेहंदी और हल्दी के आयोजन, सब कुछ अच्छे से करना होगा। मानव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पहले तो वह इन सभी चीजों से दूर रहने वाला था, लेकिन अब अपने लिए यह सब करना उसे अच्छा लग रहा था। वह अपने मन में सोच रहा था, मनीषा के लिए यह सब करना अब मुझे खुशी भी हो रही है। नीलम जी और मानव ने मिलकर गहनों की दुकानों का दौरा शुरू किया। हर गहना, हर डिजाइन मानव की नजर में विशेष था। वह ध्यान से चुनता, पूछता और अपनी राय मनीषा के लिए रखता। नीलम जी मुस्कुराते हुए कहती, बेटा देखो, यह तो बहुत सुंदर है। मनीषा को यह गहना बहुत पसंद आएगा। मानव ने भी उत्साह से कहा, मम्मी, हाँ, यह डिजाइन सही है, बस इसका आकार और वजन थोड़े और कम करवा दें ताकि मनीषा आसानी से पहन सके। साड़ियों की खरीदारी भी बड़ी मजेदार रही। हर रंग, हर फैब्रिक मानव और नीलम जी दोनों के लिए एक अनुभव बन गया। मानव कहता, मम्मी, यह लाल साड़ी मनीषा के ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगी। सबसे खास पल आया जब मानव ने मनीषा के लिए बड़े हार की डिजाइन तय की। मानव ने दुकानदार से कहा, इस डिजाइन को थोड़ा खास बनाइए, यह मनीषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शादी के बाद मैं इसे उसे मुंह दिखाई में पहनाऊंगा। दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मानव जी, यह डिजाइन बिल्कुल अनोखा और शानदार लगेगा। हम इसे जल्दी तैयार कर देंगे। मानव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि शादी की तैयारियां केवल वस्तुएं चुनने का नाम नहीं है, बल्कि यह उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक तरीका भी है। मानव की शादी के दिन पूरे घर में उत्साह का माहौल था। फूलों की खुशबू, रंग बिरंगी रोशनियां और मिठाइयों की मिठास ने घर को स्वर्ग सा बना दिया था। नीलम जी अपने बेटे की खुशी में खुद को खो बैठी थी। शादी के सभी रीति रिवाज बड़े ही अच्छे और परंपरागत ढंग से पूरे हुए। मानव और मनीषा ने आपस में हाथ पकड़कर 7 फेरे लिए। मनीषा की आंखों में हल्की शर्म और मानव की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। मानव ने धीरे से मनीषा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। सारे मेहमान खुश थे और हर कोई मानव मनीषा की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। मानव की बहन सरिता भी भाई और नई बहू के साथ खुश थी। सभी कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद धीरे धीरे मेहमान अपने अपने घरों को रवाना होने लगे। मानव और मनीषा अपने नए जीवन की शुरुआत में एक दूसरे के साथ थोड़े नर्वस लेकिन बहुत खुश महसूस कर रहे थे। 15 दिन तक मायके में रहने के बाद सरिता भी अपने ससुराल चली गई। नीलम जी हर जगह मनीषा की तारीफ करती, देखो बेटा, कितनी सुंदर और समझदार बहू मिली है हमें। मानव ने भी देखा कि धीरे धीरे वह मनीषा के साथ खुद को आरामदायक महसूस करने लगा है। मनीषा ने अपने तरीके से घर के हर सदस्य के दिल में अपनी जगह बना ली थी। अब धीरे धीरे 4 महीने बीत गए और यह समय मानव और मनीषा के लिए एक नए जीवन की आदत डालने का समय था। नीलम जी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जहां जाती हर जगह मनीषा की तारीफ करती। मनीषा के लिए भी यह समय आसान नहीं था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। अपने माता पिता से बहुत जुड़ी हुई थी। ससुराल आ चुकी थी, लेकिन उसका दिल और मन अभी भी अपने माता पिता और घर वालों में ही बसा था। हर वक्त वह अपनी मम्मी से बात करती और अगर मम्मी उपलब्ध ना होती तो किसी दूसरे रिश्तेदार से बातचीत करती। वह अब तक 10 बार अपने मायके जा चुकी थी और हर बार लौटने पर केवल 3-4 दिन ही घर में रह पाती थी। मानव ने इसे महसूस किया और उसके चेहरे पर थोड़ा सा चिढ़न भी दिखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मानव मन ही मन सोच रहा था, एक लड़की के लिए अपने माता पिता से विदाई लेना कितना कठिन होता है। मनीषा अब मेरे घर में आई है, अपनों को पीछे छोड़कर।
इतनी जल्दी कोई इस नए घर में पूरी तरह फिट हो सकता है? उसे थोड़ा समय तो देना चाहिए। नीलम जी भी यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि समय तो देना ही चाहिए। नीलम जी भी यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि मनीषा का मन अभी पूरी तरह ससुराल में नहीं है। इसलिए मानव और नीलम जी दोनों ने जानबूझकर मनीषा से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। एक शाम की बात है। मानव और मनीषा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मनीषा थोड़ी उदास लग रही थी। मानव ने धीरे से पूछा, मनीषा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ परेशान लग रही हो। मनीषा ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, मानव, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस कभी कभी मायके की याद आ जाती है। पापा, मम्मी, घर के लोग, उनकी बातें सब बहुत याद आता है। मानव ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है तुम्हें यह सब आसान नहीं लग रहा, पर तुम मत डरो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा यह नया घर भी तुम्हारा अपना घर बन जाएगा। नीलम जी बहू मनीषा के साथ हमेशा बेटी जैसा व्यवहार करती थी। वे चाहती थीं कि मनीषा घर में सहज महसूस करे और हर छोटी छोटी बात में उसे अपनापन महसूस हो। मनीषा यह अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने देखा कि नीलम जी कितनी सीधी, सच्ची और प्यार करने वाली है। मानव भी उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा गंभीर और नियमों में कठोर लगता। मनीषा ने यह सब समझ लिया कि ऐसे माहौल में वह अपने स्वभाव और चालाकी से थोड़ा सा फायदा उठा सकती है। घर में काम करने के लिए पहले से ही दीदियां थीं। एक सफाई और बर्तन संभालती और दूसरी दिन का खाना बनाती। रात का खाना नीलम जी खुद ही बनाती थीं। उनका मानना था कि कुछ अपने हाथ पैर चला लेने चाहिए और बेटे पति को भी उनके हाथ का खाना बहुत पसंद था। मनीषा ने धीरे धीरे इस व्यवस्था का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कभी कभी रसोई में अपने सुझाव दे दी और हमेशा मुस्कुराते हुए ही कहती, मम्मी जी, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा हाथ बटाऊं, पर आप ही बनाइए ना, आपके हाथों की बात ही अलग है। नीलम जी की सरलता और मानव की मोहब्बत का फायदा उठाकर मनीषा धीरे धीरे घर के माहौल में खुद को विशेष स्थान दिलवाने लगी। वो मानव के सामने हमेशा प्यारी, आदर्श बहू जैसी बनती। घर का माहौल अब धीरे धीरे बदल रहा था। एक ओर मानव और नीलम जी का लाड़ प्यार, तो दूसरी ओर मनीषा की मनमानी और चालाकी। धीरे धीरे मनीषा की मनमानी बढ़ने लगी। पहले जो हल्की फुल्की बातें थीं, अब वह अपने कमरे से निकलना ही कम करती थी। घर के अन्य सदस्यों की बातें और सुझाव उसे गंभीरता से लेना जरूरी नहीं लगता था। इसमें मनीषा की मम्मी की मुख्य भूमिका थी। वह अपनी बेटी का पूरा हाल जानती थीं और हर छोटी बड़ी बात में उसे बढ़ावा देती थीं। मनीषा रोज अपनी मम्मी को घर की छोटी छोटी शिकायतें, अपनी इच्छाएं और मानव के व्यवहार की बातें बताती। मम्मी भी हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटी, तुम्हारा हक है। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं तो क्यों मानूं? एक रात मानव ने खुद ही दोनों की बातें सुनी थीं। उस शाम मानव ऑफिस से घर लौटा और सीधे किचन में गया, जहां मां नीलम जी खाना बना रही थीं। अरे मम्मी, क्या बन रहा है? मानव ने पूछा। अरे बेटा, तुम्हारे पापा की पसंद की कढ़ी और चावल बना रही हूं। रोटियां तो खाने के वक्त ही सेक दूंगी। फ्रेश हो जाओ, चाय बना देती हूं। नीलम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे मम्मी, आपके हाथ तो पहले से ही बिजी हैं। रुकिए, मैं मनीषा को बुलवाता हूं, मानव ने कहा। मनीषा, जरा सुनना। मानव ने कमरे की ओर आवाज लगाया, लेकिन जवाब में कुछ नहीं आया। मनीषा ने ना तो कोई उत्तर दिया, ना ही मानव के बुलाने पर बाहर आई। मानव ने 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन वह बस चुप रही। तब मानव ने देखा कि मम्मी किचन में चाय का पानी चढ़ाकर उसमें चाय पत्ती डाल रही थीं। उसके मन में हल्का सा गुस्सा और असहजता एक साथ उमड़ रहा था। मानव धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि मनीषा टीवी देख रही थी, बिल्कुल अपनी दुनिया में मस्त। तुम्हें मैंने आवाज लगाई, सुनाई नहीं देता क्या? मानव ने थोड़ी तीखी आवाज में पूछा। मनीषा बस मुंह मोड़कर टीवी की ओर देखती रही। कब? उसने हल्की सी झुंझुलाहट के साथ कहा। अरे छोड़ो, और मानव ने बीच में ही बात काट दी और बाथरूम की ओर बढ़ गया। तभी पल भर में टीवी बंद हो गया और मनीषा फोन पर बात करने लगी। मानव ने उसकी बातें सुन ली। हाँ मम्मी, मैं नीचे नहीं गई इन लोगों की नौकर बनने।
आप जैसे जैसे मुझे बोलती हो मैं वैसे वैसे ही कर रही हूं। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन पक्का मेरे सास ससुर दोनों ही हमसे दूर चले जाएंगे। मानव बस सुनता रह गया। उसे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपनी पत्नी को इस तरह बोलते सुनकर स्तब्ध था। वो जवाब देना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, लेकिन सोचकर उसने चुपचाप नीचे हॉल में आना तय किया। नीचे आते ही उसने देखा कि नीलम जी अभी भी अपने काम में लगी थीं। मानव ने धीरे से कहा, मम्मी, मैं थोड़ी देर बाहर बैठता हूं। अब समझदारी से कदम उठाना होगा, वरना यह छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाएंगी। धीरे धीरे 1 साल बीत चुका था। साल की शुरुआत में मानव ने सोचा था कि मनीषा को समय देना चाहिए। उसे अपने मायके और अपनी पुरानी आदतों से जुड़े रहने का हक है। लेकिन धीरे धीरे मनीषा की मनमानी बढ़ती चली गई। रोज के छोटे छोटे झगड़े अब गंभीर रूप लेने लगे थे। रात के खाने में मानव ने देखा कि मनीषा सारी बातें नजरअंदाज करती थी। सुबह से शाम तक घर की शांति भंग करने वाली बातों ने मानव का धैर्य भी समाप्त कर दिया। एक दिन मानव ने साफ शब्दों में विरोध करना शुरू किया। मनीषा, अब यह जो तरीका तुम अपना रही हो ना, यह ठीक नहीं है। घर में सबकी इज्जत जरूरी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। मनीषा ने हंसते हुए कहा, ओ मानव, अब तुम मुझसे लड़ने लग गए। याद रखना, बहुत सारे अधिकार भी मेरे पास हैं। मानव हक्का बक्का रह गया। उसके भीतर गुस्सा और चिंता दोनों एक साथ उमड़ने लगे। कुछ दिन झगड़े और बहसों के बाद बात इतनी बढ़ गई कि मनीषा के मम्मी पापा को सीधे ससुराल बुलाना पड़ा। ससुराल में आते ही मनीषा की मम्मी ने सख्ती से कहा, हमने अपनी बेटी की यहां शादी की है, यहां तुम लोगों से जलील होने के लिए नहीं ब्याही है। मानव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आंखों में रोश लिए, क्या मजाक कर रही हो मम्मी जी? आपकी बेटी यहां पर राज कर रही है और हम यहां उसके नौकर बने पड़े हैं। और हां, आप यह भूल जाइए कि मेरे मम्मी पापा यहां से कहीं जाएंगे। आप अपनी बेटी को पहले सुधारिए। मानव की तीखी और सटीक बात सुनकर मनीषा के माता पिता की आंखों में शौक और चिंता साफ झलक रही थी। मनीषा खुद भी चौंकी। खबरदार, मेरे माता पिता से ऐसी बात मत करना। दामाद होने का रस किसी और को दिखाना। मेरे माता पिता को कम मत आंकना कि बेटी के लिए झुक जाएंगे। तुम्हारे जैसे आदमी को ठीक करना वे जानते हैं। मनीषा की यह बातें आग में घी डालने का काम कर गईं और मानव अपना आपा खो बैठा और बहुत कुछ अनाप शनाप बोल गया मनीषा को। कुछ देर चुप्पी के बाद उसकी मां ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, अब से हमारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। और इस तरह मनीषा के मम्मी पापा उसे अपने साथ लेकर चले गए। मानव ने गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर चला गया। वह दिन मानव के लिए एक सीख लेकर आया। घर में प्यार और संयम जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सीमा तय करना और अपने परिवार की इज्जत के लिए खड़ा होना। नीलम जी एक बार गई भी थीं मनीषा के घर, सारी बातों को सुलझाने की कोशिश, मगर दोनों मां बेटी ने नीलम जी को बहुत अपमानित किया। नीलम जी लौट आईं, पर उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। कभी कभी लोग सीखने के लिए बहुत दर्द भोगते हैं। अब हमें बस अपने बेटे और परिवार की रक्षा करनी होगी। मानव ने मां को आते देखा और पूछा, मम्मी, सब कुछ ठीक है ना? नीलम जी ने मनीषा का निर्णय सुना दिया और यह भी बताया कि दोनों मां बेटी ने उनका बहुत अपमान किया। आखिरकार दोनों के बीच तलाक हो ही गया। मानव के ऑफिस का कमरा आज बहुत शांत था। हल्की धूप खिड़की से आ रही थी। इतने में दरवाजा धीरे से खुला और मानव का करीबी दोस्त अनुराग अंदर आया। मानव बहुत बुरा लगा सुनकर, तुम्हारा और मनीषा का तलाक हो गया, अनुराग ने गंभीर आवाज में कहा। मानव ने धीरे से सिर हिलाया। आंखों में हल्की उदासी और चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। हाँ यार, बहुत मुश्किल वक्त रहा। अनुराग ने मानव की कुर्सी के सामने बैठते हुए आगे बढ़कर हाथ थपथपाया। देखो, कहीं तुम्हारा कुछ हाथ तो नहीं है इन सब में? कहीं हर्षिता के कारण तो नहीं? मानव ने अचानक अपनी आंखें अनुराग की तरफ घुमाई। उसकी आवाज में हल्की खनक थी। क्या बकवास कर रहा है तू? हर्षिता को मैं तो बहुत पहले ही भूल चुका हूं। मैंने अपनी पत्नी मनीषा को सब कुछ दिया था जिसकी वह हकदार थी, मगर उसने यहां मेरी और हमारे परिवार की अच्छाइयों का पूरा फायदा उठाया।
पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर लग चुकी है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ा था, मगर फिर से वहीं आ गया। अनुराग ने सहानुभूतिपूर्वक मानव की ओर देखा और बोला, यार छोड़, जब तूने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो तुझे क्यों लग रहा है कि तेरा बुरा होगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी सोच के लिए गलत राह पकड़ लेते हैं, पर असली बात यह है कि तू सही है, बस अपने वक्त का इंतजार कर। मानव ने अनुराग की बातें सुनी और धीरे धीरे उसकी आंखों में हल्की राहत की झलक आई। शायद सही कह रहा है, लेकिन अब दिल टूट चुका है। अब बस यार, खुद पर भरोसा रख और अपने परिवार की खुशियों के लिए आगे बढ़। जो गुजर गया उसे भूल जा। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया, मगर मानव के दिल में मनीषा की यादें धुंधली नहीं हुई थीं। घर में सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, लेकिन नीलम जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। किसी ने सोचा नहीं था कि मानव की शादी यूं टूट जाएगी, इसीलिए मानव ने साफ कह दिया था कि अब वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। मगर मां का दिल है, वह कहां शांत बैठने वाला था। जब बेटा दुखी हो तो इन्हीं सब में नीलम जी बहुत बीमार पड़ने लगीं। मां की देखभाल के लिए बेटी सरिता भी आ गई। एक सुबह मानव अपने कमरे में बैठा था। उसकी बहन सरिता आई। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बैठते ही बोली, भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूं। मानव ने सिर हिलाया। हाँ दीदी, क्या हुआ? सरिता ने गंभीर आवाज में कहा, देख भाई, मां की हालत बहुत नाजुक हो गई है। जब तक तुम्हारा घर फिर से नहीं बस जाता, मां की यही हालत बनी रहेगी। तुम दुखी हो और मां भी लगातार चिंता करती रहती है। मानव ने झटके से कहा, दीदी, मैं अब कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मनीषा को भुला चुका हूं, पर उसकी यादें हमेशा रहेंगी। सरिता ने हाथ हिलाते हुए थोड़ी झिझक के साथ कहा, भाई, जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां मनीषा जैसी ही हों। तुम्हारे लिए एक सही साथी जरूर होगी। मां की चिंता समझो, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। प्लीज मानव, प्लीज मान जा। मानव ने दीदी की आंखों में झलकती चिंता और स्नेह को देखा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, दीदी, मैं जानता हूं मां की चिंता ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पर अभी मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मां की खुशी के लिए जरूर सोचूंगा, पर अभी समय चाहिए। सरिता ने मानव के हाथ थामते हुए मुस्कान दी। ठीक है भाई, मैं समझती हूं, पर याद रखना, तुम्हें खुद को थोड़ा खोलना पड़ेगा। उस दिन के बाद मानव ने मन ही मन सोचा कि मां की खुशी के लिए उसे फिर से जीवन में नई उम्मीद और नई राह खोजनी होगी, और शायद यही समय था खुद को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का। सोमवार का दिन था और घर में हल्की हल्की उत्सुकता और हलचल दिखाई दे रही थी। नीलम जी ने खास मुहूर्त निकलवाकर मानव के लिए लड़की देखने का समय तय किया था। मानव भी मन ही मन थोड़ा बेचैन था, मगर उसने अब अपनी मां और परिवार की खुशी के लिए खुद को तैयार कर लिया था। सवेरे सवेरे नीलम जी तैयारी कर रही थीं। उन्होंने मानव से कहा, बेटा, आज जो लड़की देखने जा रहे हैं बहुत संस्कारी और समझदार है। उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके सास ससुर बहुत अच्छे लोग हैं और अपनी बहू की चिंता करते हैं। हम सबको लगता है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। यह रिश्ता नीलम जी को मंजूर था, क्योंकि वो लड़की की सास को अच्छे से जानती थीं और सास ससुर भी अपनी विधवा बहू की शादी करवा रहे थे। सरिता, जो मानव के साथ बैठी थी, मुस्कुराते हुए बोली, भाई देखो, अब डरने या संकोच करने की जरूरत नहीं है। यह लड़की अच्छी लग रही है और हमारे परिवार के लिए भी सही रहेगी। लड़की के घर पहुंचकर मानव और परिवार का स्वागत सत्कार हुआ। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। लड़की को बुलाया गया। लड़की को देखकर सभी खुश थे। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी शालीनता, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मगर मानव हक्का बक्का रह गया। उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि हर्षिता थी। मानव के मन में एक साथ कई सवाल उमड़ने लगे। उसकी धड़कन तेज हो गई। आंखों में अदृश्य आश्चर्य और कुछ डर सा झलक रहा था। नीलम जी ने देखा कि मानव कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मगर शब्द उसके गले में फंस गए थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, बात कर लो। मानव ने लड़की को बाहर बुलाने का इशारा किया,
बेडरूम के शांति भरे कोने में मानव ने लड़खड़ाते स्वर में पूछा, यह क्या सच है? तुम्हारा पति? हर्षिता ने थोड़ी देर नीचे देखा, फिर धीरे से बोली, हाँ, लेकिन बहुत कुछ बातें तुम नहीं जानते। जब मैंने तुम्हारे बारे में अपने पापा को बताया था तो उन्होंने मेरी पढ़ाई रोक दी। मेरे लिए पहले से ही किसी और लड़के को तय कर रखा था और उसी से मेरी शादी कर दी गई। मानव का दिल अचानक से भारी सा हो गया। पर तुमने क्यों नहीं बताया? हर्षिता ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में दर्द था। मानव, जब मुझे पता चला कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं डर गई कि कहीं मेरे पापा और भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने के लिए कहा। मानव और हर्षिता की बातों का माहौल धीरे धीरे हल्का हो गया। हर्षिता ने आगे बताया, मेरी अनिकेत से शादी हुई। अनिकेत बहुत अच्छे इंसान थे। अनिकेत के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मैंने यह घर कभी नहीं छोड़ा और मेरे भाइयों और पापा को मेरी कोई चिंता ही नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने लड़की की शादी कर दी और हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब वह आपकी जिम्मेदारी है। मानव ने हर्षिता के बहते हुए आंसू अपने हाथ से पोंछते हुए कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। शायद हम साथ साथ वापस आने के लिए ही बिछड़े थे। हर्षिता की आंखों में अब हल्की मुस्कान और राहत थी। उसने धीरे से कहा, मानव, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ है। फिर मानव खुशी खुशी घर के अंदर प्रवेश किया। नीलम जी ने मानव की आंखों में चमक देखकर उत्सुकता से पूछा, बेटा क्या हुआ? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, मुझे हर्षिता पसंद है। उस दिन घर में एक नई खुशियों की शुरुआत हुई। पुरानी यादों और दर्द को पीछे छोड़कर मानव और हर्षिता ने एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। कभी कभी हमारे मन की इच्छाएं और उम्मीदें पूरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। मानव ने अपने दर्द, टूटे दिल और परिवार की चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से किया। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझौता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी लोग अपने स्वभाव या अभिमान के कारण गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे परिवार में तनाव और दूरी पैदा हो जाती है। मानव और मनीषा हर्षिता की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य, समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। इसके अलावा यह कहानी यह भी याद दिलाती है कि परिवार और माता पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए सहारा बनता है। नीलम जी की संवेदनशीलता, प्यार और बेटे के लिए चिंता ने मानव को सही रास्ता दिखाने में मदद की। परिवार का महत्व और उनके अनुभव हमारे जीवन के कठिन समय में दिशा प्रदान करते हैं। अंततः इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भले ही जीवन में अतीत की यादें और दुख हमारे साथ हों, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ना, नई उम्मीदों को अपनाना और रिश्तों की कद्र करना जीवन की सच्ची सफलता है। हमें हमेशा अपने प्रियजनों के लिए प्यार, समझ और सम्मान बनाए रखना चाहिए और कठिनाइयों से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हमेशा याद रखें, जो खो गया उसे छोड़ दें, जो मिला है उसे अपनाएं और हर परिस्थिति में धैर्य और सही सोच के साथ आगे बढ़ें। यही असली खुशी और संतोष का रास्ता है।